देश की राजनीति में इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। 3 सीट जिनके नाम मैं आपको बता देता हूं। एक तो बांकीपुर सीट है, एक दतिया की सीट है और तीसरी सीट है मांजिलपुर की। एक एक सीट का मैं आपको पहले रिजल्ट बताता हूं कि सबसे पहले बांकीपुर सीट है जहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है और यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और यहां पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की है। दूसरी सीट है दतिया। दतिया एक समय पर नरोत्तम मिश्रा की सीट मानी जाती थी। बीजेपी ने वहां पर उनको हटाया और दूसरे उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको उन्होंने टिकट दिया, जिसके बाद बीजेपी वहां पर भी हार गई। बीजेपी के लिए राहत की खबर बस ये रही कि उनकी गुजरात की एक सीट है मांजलपुर, जहां से वो जीते हैं, लेकिन जीत के बावजूद भी उनका जो वोट परसेंट है वो बहुत कम हुआ है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी नगेंद्र भाटी जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि बीजेपी के हार के 2 सीटें उन्होंने हारी हैं और तीसरी सीट पर जो उनका वोट परसेंटेज कम हुआ है, इसकी प्रमुख वजह क्या रही है। सर, एक एक करके हम सीट पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बांकीपुर सीट पर ही बात करेंगे। बिहार की ये सीट है। अब से 8 महीने पहले वहां पर वोटिंग होती है और इस समय जो वो पार्टी के बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी ये सीट मानी जाती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि 8 महीने बाद ही वहां पर उपचुनाव होते हैं और बीजेपी वहां पर हार जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या रहा? बिल्कुल राज, देखिए यदि बिहार की बांकीपुर सीट की बात करें तो ये पटना के शहरी क्षेत्र की सीट है और ये पारंपरिक तौर पर बीजेपी की सीट रही है, तो बड़ा झटका बीजेपी को यहां प्रशांत किशोर ने दिया है। अब इसके पीछे की समीक्षा वैसे तो बीजेपी को ही करनी चाहिए, लेकिन एक चीज जो हर किसी को खल रही थी और जेडीयू के नेताओं की भी यदि बात की जाए तो उनकी तरफ से भी बयान आने लगे हैं कि नीतीश कुमार को जिस तरह से मुख्यमंत्री के पद से हटाकर उन्हें दिल्ली भेजा गया है, उसका इंपैक्ट भी शायद ये हो सकता है। तो एक तो कारण ये है। दूसरा ये कि बीजेपी को अब लगने लगा है, और जैसा कि बीजेपी के कार्यकर्ता कहते भी हैं कि बस सिंबल पर टिकट मिलना चाहिए, यहां से चाहे छड़ी हो, यहां तक कि कुत्ता बिल्ली भी जीत सकता है। तो जो वो एक धारणा बीजेपी के नेताओं में थी, या घमंड कह सकते हैं, वो घमंड चकनाचूर किया है बांकीपुर की जनता ने। एक और बड़ा रोचक मामला मैं आपको बताऊं कि जब इस सीट के लिए प्रचार किया जा रहा था तो खुद नितिन नवीन वहां गए थे, और जो चुनाव की रैली थी उसमें बजरंग बली को वहां नचाया गया था। तो मुझे तो लगता है कि भगवान का श्राप इन्हें लगा है, वरना तो कोई बहुत ज्यादा स्थिति इन 8 महीनों में बदली नहीं है कि जहां 8 महीने पहले पूरा बिहार केसरिया था बांकीपुर की सीट सहित, वहीं अब वहां रंग बसंती उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रशांत किशोर ने बड़ा उलटफेर वहां किया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, इन पर खुद बीजेपी को भी सोचना होगा कि जो एक लगातार जीत के बाद घमंड आता है, शायद वो भी बड़ा कारण रहा है। और कई जगह कहा जा रहा है कि यूजीसी भी बड़ा फैक्टर हो सकता है, लेकिन मैं निजी तौर पर उसे नहीं मानता, क्योंकि यूजीसी का जब प्रोटेस्ट चल रहा था उसके बाद भी कई जगह चुनाव हुए और वहां बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई और रिपीट सरकार में वहां गए हैं। तो ये खुद बीजेपी को यहां सोचना चाहिए, जो हम फैक्टर बता रहे हैं इनमें आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से उन्हें ऐसी सीट पर, जहां एक लंबे वक्त से बीजेपी को कोई नहीं हरा पाया था, यानी एक अजय सीट, और उसको इस तरह से हार जाते हैं। तो एक बड़ी कोई वजह होगी, उसको यहां बीजेपी के नेताओं को देखना होगा। 1995 से बताया जाता है कि 1995 से ये बीजेपी की सीट है। वहां से पहले नितिन नबीन जी के पिताजी, फिर नितिन नबीन लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं। अभी आपने बात की कि बिहार में अभी जो बड़ा उलटफेर हुआ था, मिस सम्राट चौधरी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया था और नीतीश कुमार को हटा दिया गया था। ये एक कारण हो सकता है। अगर हम एक दूसरे पहलू से देखें तो जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, 2025 में जब चुनाव हुए तो एक भी सीट नहीं जीते थे। लेकिन अब 8 महीने बाद ही ऐसा, जैसा अभी मैंने पहले भी पूछा, 8 महीने बाद ऐसा क्या होता है कि वो उस गढ़ को, बीजेपी का जो गढ़ माना जा रहा था, उससे 19,000 वोटों से हरा देते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर ने चुनाव होने के बावजूद भी डोर टू डोर जो कैंपेन किया,
उसका नतीजा है, या फिर बीजेपी से असंतुष्ट है वहां की जनता? देखिए 2025 में जब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस वक्त पूरे एनडीए की तरफ से नारा दिया गया था 25 से 30 बिहार में नीतीश, लेकिन वैसा रहा नहीं। तो हो सकता है कि बिहार की जनता को लगा हो कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, क्योंकि ये तो विपक्ष भी मानता है कि नीतीश कुमार बिहार की पहली पसंद थे। दूसरा ये कि आपने जन स्वराज पार्टी की बात की, जन स्वराज पार्टी हो या फिर एआईएमआईएम, ये दो ऐसी पार्टी थी जो भले ही खुद बहुत बड़ा नहीं कर पाई बिहार में, लेकिन जो महागठबंधन था उसको हराने में इनकी अहम भूमिका रही है। यदि आप देखेंगे जन स्वराज को, तो ज्यादातर तीसरे नंबर पर उनके प्रत्याशी रहे हैं और कई जगह दूसरे नंबर पर भी रहे हैं। यानी कि वोट उन्हें अच्छी खासी मिली थी, लेकिन वो उससे जीत जाते उतना वोट उनको नहीं मिला था। तो अब शायद जो जन स्वराज के समर्थक थे उनको भी लगा कि एक आपके पास विकल्प आया है, और खुद यदि प्रशांत किशोर की बात करें तो वो उनका खुद का निजी तौर पर पहला चुनाव है और पहले चुनाव में ही वो विधानसभा पहुंच गए। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात करें तो वो सियासी रणनीतिकार है, और 15-16 जो मुख्यमंत्री रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उनको मुख्यमंत्री बनाने में उनकी बहुत भूमिका रही है। तो जब खुद वो लड़े हैं तो इस बार जो मुद्दे वो लेकर चले, चाहे पलायन की बात रही हो, हालांकि जब 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी उन्होंने यही मुद्दा उठाया था कि भाई 10, 12, 15 हजार के लिए लोगों को अपना घर क्यों छोड़ना पड़े। और अब आप देखिए कि जब वो जीत कर आए हैं तब भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि वो एक ऐसा बिहार चाहते हैं कि आज बिहार का नौजवान 10, 15, 20 हजार रुपए के लिए देश भर में मजदूरी करने के लिए जाता है। बिहार उस दिन समृद्ध होगा, वो वैसा बिहार देखना चाहते हैं जिस दिन गुजरात, हरियाणा और पंजाब, यहां से लोग वहां काम करने के लिए जाएं। तो हो सकता है वैसा भी, यदि सरकारों की नीयत सही हो। और देखिए पलायन का मुद्दा वास्तव में जायज है कि जो लोग 10, 12, 15 हजार के लिए दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनके रहने खाने पर ही बहुत बड़ा अमाउंट उनकी सैलरी का खर्च हो जाता है। तो वो लोग आखिर क्यों दर दर भटक रहे हैं? उनके लिए राज्य में ही रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। और आपको याद होगा कि कोरोना के वक्त जब हजारों की तादाद में सड़कों पर जो मजदूर थे वो जब जा रहे थे, तो उस वक्त भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कहा था कि उनके रोजगार की व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए। हालांकि वो नहीं हो पाया जैसा नीतीश कुमार ने कहा था, लेकिन अब भले ही एक सीट वो खुद विधायक बनकर आए हैं प्रशांत किशोर, लेकिन वो ऐसी बातें तो कम से कम कर रहे हैं। ये जो उपचुनाव हुआ है, हम इसमें जो बात कर रहे हैं बीजेपी और प्रशांत किशोर की जन स्वराज के बारे में, पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक तीसरी पार्टी भी थी आरजेडी, जो हालांकि इस चुनाव में बहुत पीछे छूट गई। एक समय पर माना जा रहा था कि जो बीजेपी की प्रतिद्वंदी पार्टी है वो आरजेडी ही है, वही उभर कर आएगी। लेकिन इस चुनाव के बाद से ये यानी कि साफ हो गया है कि जो बिहार की जनता है वो जन स्वराज को ज्यादा पसंद कर रही है आरजेडी के मुकाबले। तो आरजेडी के पतन का क्या कारण हो सकता है? देखिए बहुत सारे सियासी जो गठजोड़ हैं वो होते हैं, और जो गणित है सियासत का वो कुछ इसी तरह का है। आप देखिए कि बीजेपी राज्य दर राज्य क्यों जीत रही है, या जहां सरकारें हैं वहां भी रिपीट क्यों कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि कोई ऐसी भी पार्टी है जिसका सिर्फ एक ही विधायक या एक ही सांसद है, बीजेपी ने उनके साथ भी गठबंधन किया है और उन्हें गठबंधन में पूरा सम्मान, यानी कि मंत्री तक भी बनाया है। और आपको याद होगा कि जब इससे पहले के जो 2 कार्यकाल, यदि केंद्र सरकार की हम बात करें तो पूरी मेजॉरिटी में बीजेपी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो घटक दल थे उनको मंत्रालय दिए गए, जबकि यदि बीजेपी चाहती तो नहीं भी देती, क्योंकि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन भविष्य को देखते हुए उनकी तरफ से
वो सब किया गया और आज उन्हें उनका फायदा मिल रहा है। वैसे ही यदि हम दूसरी पार्टियों की बात करें, अब बिहार का ही जिक्र हो रहा है, तो यदि आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के द्वारे बार बार वहां असदुद्दीन ओवैसी गए कि भाई मुझे महागठबंधन में ले लीजिए, हमारी पार्टी को गठबंधन में ले लीजिए, इससे आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। लेकिन वहां नो एंट्री का बोर्ड उन्हें दिखा दिया गया, तो उसका उसका भी फर्क पड़ा। दूसरा यह कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दल थे जिनको आरजेडी अपने साथ ले सकती थी, लेकिन किसी भी तरह से उनको महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। आप देखिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण वहां गए, बीएसपी को भी ले सकते थे, उसी तरह से आम आदमी पार्टी भी वहां अकेले चुनाव लड़ी। तो और ये सारा वोट बैंक विपक्ष का ही था, उससे बीजेपी को कोई नुकसान ना था और ना हुआ। तो ये बहुत सारे फैक्टर थे जिसके चलते आरजेडी बैकफुट पर गई है और अब प्रशांत किशोर का एक उदय के तौर पर बिहार में देखा जा रहा है। हालांकि आगे जो चुनाव होंगे उसके बाद स्थिति पता चलेगी, क्योंकि जो उपचुनाव होते हैं ये कोई मैंडेट पूरे राज्य का नहीं होता, ये क्षेत्र के जो अपने मुद्दे होते हैं उनके आधार पर चुनाव होते हैं। लेकिन हाँ, संकेत जरूर होते हैं कि आगे कुछ भी हो सकता है। तो आप ये समझिए कि ये संकेत है सम्राट चौधरी के लिए और संदेश है पीएम मोदी और पूरे बीजेपी नेतृत्व के लिए, जो ये उपचुनाव के नतीजे आए हैं। बांकीपुर सीट के बाद जो बीजेपी को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा था वो लगा है दतिया से। दतिया से जो हैं कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनका नाम है घनश्याम सिंह, उन्होंने जीत दर्ज की है। और दतिया सीट पर हम देखते हैं कि एक समय पर वहां पर नरोत्तम मिश्रा का नाम बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन हम देखते हैं कि लास्ट समय पर जो वहां पर चुनाव होते हैं बीजेपी वहां से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट देती है और उनकी जगह जो टिकट दिया जाता है उनका नाम था आशुतोष तिवारी। तो क्या वहां पर जो बीजेपी की हार का कारण है वो ये है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, या फिर ये था कि टिकट कटने के बाद जो पार्टी में अंदरूनी कलह जो मची हुई थी ये उसका बड़ा कारण था? देखिए, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा की यदि बात करें तो यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही अंतर्कलह थी। पहले आप यह समझिए कि इस सीट पर उपचुनाव क्यों हुआ है। जब यहां विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की पूरी हवा प्रदेश के अंदर थी। उसके बावजूद ये एक सीट ऐसी थी जहां नरोत्तम मिश्रा हार गए। और नरोत्तम मिश्रा की यदि बात करें तो वो सरकार में दूसरे नंबर के नेता कहे जाते थे, गृह मंत्री भी थे, बड़ा मंत्रालय होता है। तो उम्मीद नहीं थी कि वहां नरोत्तम मिश्रा हार जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के राजेंद्र भारती के सामने वो हार गए। अब राजेंद्र भारती जो हैं उन पर एक बैंक में घोटाले का केस चल रहा था और उसमें उन्हें सजा हो गई। जब सजा 2 साल से ज्यादा होती है तो फिर पद गंवाना पड़ता है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो। तो उनकी सीट इसलिए वहां खाली हुई। उसके बाद राजेंद्र भारती खुद लड़ते रहे सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि इतनी जल्दबाजी ना करें यहां पर चुनाव कराने के लिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी कोई बहुत मजबूती से आवाज नहीं उठाई गई, बल्कि प्रत्याशी की घोषणा वहां कर दी गई घनश्याम सिंह के रूप में। और आप देखिए कि राजेंद्र भारती लगातार इसका विरोध करते रहे और फिर कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से अपने नेतृत्व से यह कहा गया कि यहां राजेंद्र भारती उनके लिए दिक्कत कर रहे हैं। और आनन फानन में कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब हम आते हैं बीजेपी की तरफ। नरोत्तम मिश्रा इस सीट पर चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही अपनी तैयारी में जुट गए थे। यहां तक कि उन्होंने जो फॉर्म सबमिट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी पूरे रेडी करा लिए थे। लेकिन अचानक पता चलता है कि उनका टिकट काट दिया गया है और बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है आशुतोष तिवारी को। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वहां घमासान मचा। जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया, लेकिन यहां भी प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए समझाइश की बजाय उन पर लाठी चलाई गई। और शायद ये एक एक लाठी जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पड़ी थी वो लाठी की चोट वोट के रूप में दिखाई दी।
यहां तक कि जो नरोत्तम मिश्रा का बूथ है वहां भी कांग्रेस के प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिली है। तो यहां एक बड़ा फैक्टर यह था, हालांकि नरोत्तम मिश्रा खुद हर मंच पर कहते रहे कि वो पार्टी का जो भी ये फैसला है उसके साथ है, और जिस दिन नामांकन हो रहा था आशुतोष तिवारी का, वो भावुक भी हो गए थे और उन्होंने कहा था कि वो हर तरह से पार्टी के साथ है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा साथ हो सकते हैं, लेकिन उनका जो समर्थक था, जो हर सुख दुख में उनके साथ रहता था, उसके साथ जो बर्ताव बीजेपी और मोहन सरकार ने की, शायद उसका ही असर नतीजों के ऊपर दिखाई दिया। और यहां देखिए, आप अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते तो एक यहां मौका था बीजेपी के पास चुनाव जीतने का, लेकिन वो मौका गवा दिया है। और जो नतीजे आए हैं उससे यह तय हो गया है कि दतिया में विधायक कांग्रेस का ही रहेगा। एक और सीट पर चुनाव था, मांजलपुर गुजरात की। वहां से जो बीजेपी के सतीश पटेल हैं वो जीत गए हैं। लेकिन हम यहां पर ये देख रहे हैं कि 2022 में जब वहां पर चुनाव हुए थे तो उस समय उनको वोट मिले थे 1,20,000 के करीब, लेकिन अब उनको वोट मिले हैं 55,000 के करीब। आप बीजेपी के प्रत्याशी जीत तो गए हैं, लेकिन उनका जो वोट शेयर है वो कम से कम 50% कम हुआ है। तो ये किस राजनीतिक मायने, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए राज, एक तो आप ये समझिए कि जब उपचुनाव कहीं भी होता है तो बहुत ज्यादा लोगों में उत्सुकता नहीं होती है वोट डालने की। तो एक तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा ये कि ये जो सीट है मांजलपुर की, ये बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहां से जो ये सीट खाली हुई थी जिसकी वजह से उपचुनाव हुआ, योगेश पटेल यहां से विधायक थे और उनकी जो डेथ हुई उसके बाद ये सीट खाली हुई। योगेश पटेल की बात करें तो वो भी लगातार 8 बार विधायक रहे हैं और 2012 के आसपास से ये सीट जब बनी तो उसके बाद से भी वही जीतते रहे हैं। तो यानी कि वो भी एक वरिष्ठ विधायक थे और उनके डेथ के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके बाद उपचुनाव हुआ। जहां तक वोट पड़ने की बात है तो उपचुनाव में वोट कम पड़ती हैं और यही वो वजह थी। दूसरा ये कि मांजलपुर जो विधानसभा है, यहां पर सिर्फ जो आमने सामने की टक्कर थी वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस थी। ना आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी था, ना किसी और पार्टी की तरफ से। यहां तक कि कोई निर्दलीय भी इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था और यही वजह है कि तीसरे नंबर पर यहां नोटा रहा था। तो ये एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रही। जीत का मार्जिन, हालांकि 30,000 से ज्यादा वोटों से वो जीते हैं, ये कम नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वोट कम पड़े थे तो जीत का मार्जिन भी उसी हिसाब से कम है। अब जो सतीश भाई पटेल यहां से जीते हैं, वो तमाम जो चीजें हैं, जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़े, अब उनके ऊपर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वादा लोगों से वो कर कर आए हैं उन्हें पूरा करें। लेकिन जिन 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, सिर्फ गुजरात की ये वही एक सीट है जहां से बीजेपी को जीत हासिल हुई है। यानी यहां बीजेपी अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब हुई है। हाँ, जैसे कि आज हम इस जिस विषय पर बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उपचुनाव हुए हैं और बीजेपी वहां से हारी है। मुख्य यानी कि हमारा जो उद्देश्य था वो यही था कि बीजेपी जो अपनी सीट लगातार गंवा रही है उसके पीछे कारण क्या है। अंतिम सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि ये जो उपचुनाव हुए हैं इससे बीजेपी को क्या सबक लेना चाहिए। जैसे कि ये सवाल मेरा इसलिए भी है कि क्योंकि हमने कुछ समय पहले देखा कि जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जैन जी जो है उनके अंदर बीजेपी को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव है, यानी कि नफरत कह सकते हैं, उसको लेकर है। तो क्या यही कारण है कि बीजेपी को अपनी 2 सीटें गंवानी पड़ी और तीसरी सीट पे भी लगभग कम अंतर से वो जीते हैं? देखिए, इसके कारण कई हो सकते हैं राज। एक तो ये कि अभी हम पिछले एक अरसे से लगातार देख रहे हैं कि जो दूसरे सिंबल पर जीतकर भी हाउस पहुंचे हैं, चाहे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें या फिर कई जगह अलग अलग विधानसभाओं में विधायकों की बात करें, वो जीत के दूसरी पार्टी से गए हैं लेकिन वो जाके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं।
लोकसभा राज्यसभा में तो ये खेल अभी भी चल रहा है। तो एक नाराजगी आम जनता में भी ये हो सकती है कि भाई हम जो वोट कर रहे हैं वो विरोधी को कर रहे हैं, लेकिन उसको भी आप तोड़ ले रहे हो। तो बीजेपी के खिलाफ ये एक जन आक्रोश हो सकता है, भले ही उसकी आहट अभी धीरे लग रही हो, लेकिन ये दस्तक बीजेपी को समझनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो इस तरह के चुनाव होते हैं, इसमें आप ये मानिए कि जिसकी सरकार राज्य में होती है, नतीजे उसके पक्ष में आते हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश और बिहार बीजेपी हार जाती है। तो ये एक बड़ा सबक बीजेपी के लिए है और दस्तक ये है कि जो आने वाला खतरा है उसे बीजेपी भांप ले, समझ ले और इस पर समीक्षा करे। हालांकि बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो हार और जीत दोनों के बाद समीक्षा करती है, तो निश्चित तौर पर जो नतीजे आए इनके बाद भी समीक्षा होगी और समीक्षा ईमानदारी से होनी चाहिए और उसी के आधार पर आगे बीजेपी को अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ नगेंद्र भाटी जी, जिन्होंने बताया कि बीजेपी की हार के क्या क्या कारण हो सकते हैं और बीजेपी को आगे समीक्षा क्या करनी चाहिए कि आगे चुनाव में ऐसा नतीजा ना आए। क्योंकि 2027 में हम देख रहे हैं कि यूपी विधानसभा के चुनाव हैं, बीजेपी को वहां पर कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी दे सकती है। उन समय पर बीजेपी के साथ ऐसे हालात ना बने। बाकी इन उपचुनावों पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए।